शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त उजला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बरेली के आंवला के रामनगर ब्लॉक का मामला सामने आ रहा है। विधवा पेंशन में एक बड़ा घोटाला सामने आया। नायब तहसीलदार शोभित चौधरी की अगुवाई में टीम जांच करने गांव गोठा खंडुआ में पहुंची तो 26 महिलाओं के पति के जीवित होने के बावजूद विधवा पेंशन लेने की पुष्टि हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि सभी महिलाएं 25 से 30 साल की उम्र की हैं। किसी की शादी साल 2 साल पहले तो किसी की 7-8 साल पहले ही हुई है। गांव में 60 से ज्यादा महिलाओं के इसी तरह विधवा पेंशन लेने की शिकायत की गई है, लेकिन जांच उन्हीं की हुई है जिनके नामों की सूची दी गई है। विधवा पेंशन की कई लाभार्थियों की जाति और पते भी फर्जी पुष्टि हुई है कि फर्जी पाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि सबसे पहले वो महिलाएं ही दोषी हैं जिन्होंने छोटे से लाभ के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए हैं और इस प्रकरण में सभी फील्ड कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी कि और सत्यापित वही लोग करते हैं। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी रिकवरी उनसे की जाएगी और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। बरेली में विधवा पेंशन में घोटाला, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को झटका। पतियों को मृत दर्शाकर 2 दर्जन से अधिक महिलाएं ले रही हैं पेंशन। एसडीएम के संज्ञान में आया मामला, एक्शन शुरू। प्रशासन करा रहा पूरे प्रकरण की जांच। किसकी शह पर फल फूल रहा है भ्रष्टाचार। विधवा पेंशन का ये पूरा मामला क्षेत्र के गांव गोठा खंडुआ ब्लॉक रामनगर का है। बता दें कि गांव की पूर्व प्रधान के पति सत्यपाल और गांव के ही मिथुन सिंह के मुताबिक गांव की करीब 5 दर्जन से ज्यादा महिलाएं पतियों के जीवित होते हुए भी विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। इनमें से 26 महिलाओं के विधवा न होने के साक्ष्य भी उन्होंने दिए हैं। सरकारी स्टाफ और दलालों की सांठगांठ के बाद पतियों की मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। हमारे गाँव में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। आदमी जीवित है, विधवा पेंशन आ रही है। इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ भी है और हमारे गांव में लगभग 60 पेंशनें आ रही हैं। इसमें मेरे पास 26 लोगों का एविडेंस है। उसमें मेरे पास ऐसे एविडेंस है, इसमें लिखा है, देखिए, महिला कल्याण विभाग पत्नी की मृत्यु उपरांत आवेदन द्वारा भरा गया प्रश्न पत्र। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो, इनका मेरे पास ये देख सकते हो आप, ये किधर है, पूनम नाम है इनका और ये कौन सा रामनगर में है। हमारे गांव में पेंशन आ रही है और इनका देखो मेरे पास एविडेंस भी, आधार कार्ड है, इसमें लिखा है गोठा खंडुआ। ये रहने वाले गोठा खंडुआ के हैं और ये गलत निवास गलत पता बताकर पेंशन फर्जी ले रही हैं। और मैंने एसडीएम साहब को ये एप्लीकेशन दी है, इस पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग मैंने ये 5 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, इस पर कोई भी अभी एक्शन नहीं लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रमाण पत्रों में जाति और पता तक बदल दिया गया है। शिकायत के मुताबिक विधवा पेंशन का लाभ ले रही एक महिला का पति शिक्षा मित्र भी बताया गया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने इस मामले में शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब इस पर प्रशासनिक स्तर पर लिखा पढ़ी शुरू हो गई है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार उच्च स्तर तक पहुंच गया है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पात्र तो योजना का लाभ पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, किंतु अपात्र आनन फानन में लाभार्थी बन जाते हैं। 2 महिलाओं ने बताया कि काफी भागदौड़ के बाद भी पेंशन नहीं बन सकी। आंवला एसडीएम गोविंद मौर्य ने बताया कि इस मामले में शिकायत के बाद बीडीओ रामनगर को जांच दी गई थी। उनका अभी कोई जवाब नहीं आया है। अब इसकी जांच तहसीलदार से कराई जाएगी। देखिए, अभी इस पर जांच चल रही है।
सबसे पहले दोषी तो महिलाएं ही हैं जिनके पति जीवित थे, फिर भी उन्होंने गलत अप्लाई किया। हो सकता है उन्हें किसी ने मिसगाइड किया हो। जिसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया उसका सत्यापन किया होगा किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी ने, वीडियो के माध्यम से, फिर वो महिला कल्याण विभाग में पेंशन भुगतान के लिए आता है। तो इसमें निश्चित ही फील्ड ऑफिसर्स जिम्मेदार होंगे जिन्होंने सत्यापित किया, जो कि सत्यापित नहीं होना चाहिए था। उनसे रिकवरी भी होगी और जिन्होंने सत्यापित किया है उनके खिलाफ FIR करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई। सर, पेंशन के मामले में कई चरणों में जांच होती है, तब जाके ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसे मामले में तो एटलीस्ट आवेदक को पहली जिम्मेदारी आवेदक की खुद है, जिसने छोटी सी पेंशन के लिए अपने आप को विडो बनाया, बताया, जबकि वो विडो नहीं थी, और दूसरे जिसने सत्यापित किया, जिसने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, इसकी भी और गहराई से जांच की जा रही है। जो जिम्मेदार होगा सब पर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि यूपी की योगी सरकार जिस पारदर्शिता के साथ जनता को सुशासन का एहसास कराना चाह रही है, उसको भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ाई से लगाम लगाए जाने की सख्त जरूरत है। के न्यूज के लिए बरेली से विवेक पाराशरी की रिपोर्ट। तो विधवा पेंशन को लेकर एक और घोटाला सामने आ रहा है और इसमें सवाल अब ये उठता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत क्या इस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि सरकारी जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भ्रष्ट नजर आ रहा है। बरेली का ये मामला है आंवला का, जहाँ पर 26 महिलाओं के साक्ष्य भी सामने आए हैं। हालांकि जो बरेली के DM हैं उनका वक्तव्य आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और रिकवरी भी की जाएगी। वो एक बात है, लेकिन ये कैसे संभव है कि अगर कोई योजना लॉन्च की गई है और उसमें वो पात्रों तक वो योजना नहीं पहुंच पा रही है और अपात्र जो हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी बात को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और ये कैसे संभव है। क्या वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। इस बात को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अविनेश तिवारी जी हैं, सपा नेता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव सक्सेना है, BJP नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पाराशरी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बरेली से संवाददाता, पहले मौजूदा हालात की अपडेट ले लेते हैं इस मामले से संबंधित, इसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। विवेक, आपका रुख करेंगे। बरेली से जो ये विधवा पेंशन को लेकर ये जो पूरा मामला सामने आया, ये इसको लेकर हालांकि अब DM ने जो कहा है इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, क्या अपडेट है इस मामले में? क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है? अनम्यूट करिएगा। देखिए, जिस तरीके से इसमें 26 लोगों की शिकायतकर्ता के साथ सारे डॉक्यूमेंट उनको तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी को शिकायत के माध्यम से प्रेषित किए थे। अभी सिर्फ उनकी पुष्टि हो पाई है कि ये सभी लोग अपात्र हैं, लेकिन इसके बाद भी धीरे धीरे करके जहां तक जो शिकायतकर्ता है उसका कहना है कि अभी 60 लोग हमारे ही गांव के हैं जो अलग अलग जगह से अभी पेंशन ले रहे हैं, जो अभी सामने आना बाकी रह गया। 60 लोग और हैं और 26 लोगों के साक्ष्य सामने आए हैं। इसको लेकर अब क्या कवायद शुरू हो गई है प्रशासनिक स्तर पर? क्या जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है? देखिए, लगातार इसमें अभी जांच जारी है और जांच लगातार इस समय चल रही है। इसमें शोभित चौधरी जो यहाँ पे नायब तहसीलदार हैं, उनके साथ टीम बनाकर आगे की जांच को किया जाएगा। इसमें DDO बरेली खुद भी जांच कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण की। 2 तरफा इसमें जांच चल रही है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि क्या क्या तथ्य सामने आते हैं आने वाले समय में। ठीक है, आपका रुख करते हैं। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं संजीव सक्सेना जी आपसे, क्योंकि सत्ता आपकी है और जीरो टॉलरेंस की नीति का बार बार जिक्र होता है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है वो इस नीति पर सवाल उठा रही है। कैसे संभव है ये? देखिए इसमें मामला जो है ये
गोटा खंडुआ का जो मामला है, महिलाओं का पेंशन का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक कोई ऐसा गैंग है जो महिलाओं को बरगला कर ये पेंशन बनवाने का लालच देकर उन्होंने ये काम कराया है। लेकिन इसमें जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि योगी की सरकार हमारी चल रही है और बहुत सारी उन्होंने भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगाने का काम किया है, लेकिन अभी भी पुरानी सरकारों में जो अधिकारी रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, उनकी मानसिकता अभी ठीक होने में नहीं आ रही है। तो ऐसे इसमें कहीं ना कहीं ऐसे कर्मचारी और अधिकारी इन्वॉल्व हैं और चूंकि इसमें जांच चल रही है, डीएम साहब का भी स्टेटमेंट अभी आया है, डीएम साहब भी जांच करा रहे हैं और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना है इनका, इसकी भी जांच होनी चाहिए, जांच होगी इसकी। और ये जो मूल निवास तहसील से बनता है ये कैसे बना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनकी जांच होगी और जो इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो ठीक है। ये ठीक है संजीव जी। हालांकि जिला अधिकारी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले की जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उसमें यही आश्वासन दिया भी जा सकता है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, इसके बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कितना वक्त जांच में लगेगा, कितने दोषी निकलकर सामने आएंगे और कितने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, हालांकि इस सवाल का जवाब मिला नहीं संजीव जी, कि जीरो टॉलरेंस की नीति और कोई योजना लाई जाती है जो वृद्धा पेंशन लाई गई, जो वृद्धा विधवा महिलाएं हैं उनको इस पेंशन का लाभ मिल सके, आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जा सके, इस लिहाज से इस योजना को लॉन्च किया गया। लेकिन उन तक ये योजना नहीं जा रही है, अपात्रों तक ये योजना इस तरीके से पहुंच रही है। अब तो प्रोसेस भी मुझे लगता है जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको पता होगा। 26 महिलाओं के साक्ष्य भी सामने आए। ये कैसे इस तरीके से, और आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं आप। सुनिए, सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और सरकार की ये मंशा है कि जो पात्र हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिला है और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। पहले बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी। ठीक है, हमारा यही कहना है संजीव जी कि ठीक है, पात्रों को मिले तो बेहतर है, इस योजना का मतलब समझ में आएगा। लेकिन अपात्र अगर पात्र बनके इस योजना का लाभ उठाएंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। और इस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति में सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तब भी ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये बड़ा दुखद है। और एक काफी लंबे अरसे से देखा जाए, डबल इंजन की सरकार है, कार्यकाल काफी बीत चुका है, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अवनीश तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। अवनीश जी, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस की नीति नजर आ रही है, अभी भी भ्रष्टाचार है, चरम पर है। जिस तरीके से 26 महिलाओं के साक्ष्य सामने आए हैं, वो बात अलग है कि कितने दोषी, कितने अपराधी सामने आएंगे। देखिए सोनी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया कि सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात मेरे बड़े भाई जो अभी कर रहे थे, अब तो वो जांच हो गई और जांच में एक गांव में 60 अपात्र पाए गए हैं, जिसमें 26 की जांच हो गई और वो अपात्र हैं। ये तो घोषित हो गया कि अपात्र हैं, जांच हो गई। और एक गांव की बात नहीं मैडम, ये तो एक गांव की बात है। कितने व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये जीता जागता उदाहरण है। आप देख रही हैं कि जो पात्र होते हैं, वो तो मैं अधिवक्ता हूँ, तहसील पर रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो वास्तव में पात्र हैं वो तहसील के चक्कर काटते काटते उनके जूते घिस जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज हर चौराहे पर, हर गांव के नुक्कड़ पर आपको दलाल मिलेंगे और वो सारे दलाल कहीं ना कहीं सत्ता दल से जुड़े होते हैं, क्योंकि आम आदमी की पहुंच नहीं है प्रशासन। और एक प्रक्रिया है, मूल निवास प्रमाण पत्र आने की प्रक्रिया है, एसडीएम के अप्लाई होता है, लेखपाल कानून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट लगने के बाद एसडीएम के द्वारा वो जारी होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र हम एसडीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र देते हैं, एसडीएम के यहाँ शपथ पत्र देते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक जाता है, सचिव की रिपोर्ट लगती है, बीडीओ की रिपोर्ट लगती है। तमाम रिपोर्टें लगने के बाद सोनी जी ये जारी होता है। तो कितने व्यापक स्तर पर ये भ्रष्टाचार है, ये आप देख सकती हैं
कि पूरा पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। और पूरी तरीके से मैं तो कहूंगा कि सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है पूरी तरीके से फेल है, पूरा तंत्र फेल है, पूरा तंत्र इसमें दोषी है। और जो भी इसमें मैं तो कहता हूँ दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि जो पात्र हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। अब मेरे बड़े भाई सक्सेना जी ने कहा, सक्सेना जी वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है कि पिछली मानसिकता के अधिकारी हैं। भैया कितने सरकार तो कितने साल हो गए आपके, कितने अधिकारी, और ये कब बने हैं? ये तो बहुत अभी नए नए केस हैं। तो अभी आप क्या वही मानसिकता रखेंगे? आप क्यों स्वीकार नहीं करते कि सरकार पूरी तरीके से फेल है? और जो लाभकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, पात्रों को क्यों नहीं मिल रही हैं? आपको स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। जांच हो चुकी है मैडम। बिल्कुल ठीक बात है। मानसिकता में बदलाव लाने में और कितने साल और लग जाएंगे फिलहाल, और हम ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं आलोक जी का। हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से हैं। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार उमेश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पैसे दीजिए कुछ भी काम करा लो। वो कुछ भी काम करने को तैयार है, पैसे लेके ही वो सब फर्जी काम कर देते हैं। बिल्कुल में। ठीक है उमेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचार जितना भारतवर्ष में है उसमें यूपी नंबर 1 में आ गया है, क्योंकि हर चीज में हमारे सीएम और पीएम बोलते हैं यूपी 1 नंबर में। आबादी में तो है ही 1 नंबर में, इनकी झूठ मूठ की प्रशंसा करने में 1 नंबर में। अब आप देखिए इन्होंने जो चोरी करनी शुरू की है ये महिलाओं के थ्रू कर दी, और वो भी विधवा बना के उनको। सोचने की बात है, इसमें अगर हमारे सीएम साहब का मिलाप नहीं होगा तो नीचे के अधिकारी कर सकते हैं। और फिर जो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि पिछले अधिकारी, अरे शर्म करिए आप, पिछले अधिकारी भी आपके सीएम के साथ मिल गए होंगे, क्या करेंगे वो? आप नौकरी से उनको निकाल नहीं सकते, आपकी कुर्सी बदल सकती है, उनकी कुर्सी तो बदलती नहीं है। अगर वो पहले से ऐसे थे तो आप 6 साल से क्या कर रहे हैं? आपको सोचने की चीज है, शर्म करिए। ये आप दिन भर बोलते हैं उनकी सरकार। आपकी नाराजगी जायज है, क्योंकि जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो वाकई पात्र कई बार, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, कई बार पात्र जो हैं वो चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, 10 तरीके के चक्कर लगाए जाते हैं और उनको शायद इसलिए योजना का लाभ नहीं मिल पाता। कई बार उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो थमा सकें और अपना काम इजली और जल्दी करा सकें, और इसीलिए अपात्र जो हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और अपात्र तक ये योजनाएं पहुंच जाती हैं पात्रों को मिलने की बजाय। हम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार का पैमाना आप माप पा रहे हैं? जो ये तस्वीर सामने आ रही है, इससे पहले भी कई योजनाओं को लेकर हमने जिक्र किया है। के न्यूज़ ने आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया जाए, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई प्रदेश और देश स्तर पर कि आम जनता जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए ये योजनाएं लॉन्च की गई हैं, लेकिन अपात्र जो हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये कैसे संभव है ये सभी जानते हैं। सोनी जी, सरकार कोई भी योजना लाती है तो प्रयास होता है कि जो वंचित आलोक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। उनको योजना हो, चाहे वो जी, हेलो जी आलोक जी, आपकी आवाज जी मिल पा रही है। दर्शक ले लेते हैं, दर्शकों की राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। अजय जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अजय जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए जी, जैसे आयुष्मान योजना है या वो जो है क्या है स्वास्थ्य योजना है, और अपने जो है ये दिखा रहे हो विधवा योजना है। अब देखिए मोदी जी तो ये बीजेपी वाले तो योजना अच्छी लेके आए थे,
अब ये भ्रष्टाचार जो छोटे लोग कर रहे हैं, इसमें ये तो है नहीं मोदी जी का दोष है या योगी जी का दोष है, ये तो छोटे लोग कर रहे हैं ना, वो योजना के लाभ उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी उनके ऊपर। लेकिन हमारा सरकारी तंत्र जो है वो इस तरीके से जो सिस्टम बना हुआ है उसकी मॉनिटरिंग करने की भी एक जिम्मेदारी तो बनती है ना अजय कुमार जी। प्रशासनिक स्तर पर एक ठोस कार्रवाई तो बनती है जो कई मामलों में नहीं की जाती है, और इसीलिए ये भ्रष्टाचार चरम पर और पनपता और फलता फूलता जा रहा है। देखो ये जगह छोटे लोग कर रहे हैं ना कर्मचारी, तो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात को मानते हैं आप? हाँ, ये छोटे लोग कर्मचारी कर रहे हैं ना, मोदी और ये योगी तो नहीं कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार को। जो ये लोग कह देते हैं बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं तो मोदी जी योगी जी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी नहीं कही जा रही है। उन्होंने तो योजना लॉन्च की, लेकिन मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी चाहिए ये भी एक जिम्मेदारी बनती है सूबे की मुखिया की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वोट बैंक के लिए घूस दी जा रही जनता को, और उसके लिए ये सरकार के नेता भी इन्वॉल्व हैं और अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि तहसील से कोई सुविधा न दी जाए, सीधा जिला कलेक्टर के यहाँ जो समाज कल्याण अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर, वहीं पर इसके फार्म हो, वहीं पर जानकारी हो, वो लोग एलाइव स्टाफ से इसकी जानकारी कराएं पुलिस डिपार्टमेंट से कि ये जो प्रार्थना पत्र आया है सही है कि गलत है, तब जाके उसको पैसा की सैंक्शन होनी चाहिए। तहसील जिसका कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तहसील भ्रष्टाचार का सर्वोत्तम गढ़ है इस प्रदेश में। हेलो, बिल्कुल, जैसे हाँ, तहसील से काम हटा देना चाहिए, सीधे जिला कलेक्टर के यहाँ से होना चाहिए, और वो जो है एलाइव स्टाफ से इंक्वायरी कराए और समाज कल्याण अधिकारी खुद जाके मौके पे कुछ वानगी चेक करे कि क्या सही क्या गलत, तब पैसा मंजूर करे। और यहाँ बहुत बड़ा खेल है तहसीलों में सिवाय घूसखोरी के अलावा कोई काम होता ही नहीं। भ्रष्टाचार का गढ़ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक झांसी से कैलाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कैलाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सरकार तो चाह रही है कि कहीं ना कहीं हद तक कि गरीबों को लाभ पहुंचे। मेरा लड़का बहरा गूंगा था, लॉकडाउन से पहले से अभी तक उसका नाम नहीं जोड़ा, बड़ी मुश्किल में राशन कार्ड में नाम जोड़ा, जबकि 100% बहरा गूंगा है। वृद्ध व्यवस्था पेंशन के लिए मैंने 1 साल से ऊपर हो गई, आज तक कोई सुध नहीं ली किसी ने मैडम। तो ये बात सही है कि अधिकारीगण जो है वो किसी तरीके से कोई भी काम नहीं कर रहा है कि गरीब इंसान को, असहाय को, मजबूर को कहीं से लाभ मिल सके। ये तो सत्यता है मैडम। सरकार तो चाह रही है कि लाभ मिले, लेकिन अधिकारी को बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। आलोक जी, आपका रुख करेंगे। जी जी, देखिए सोनी जी, आवाज आ रही मेरी? सुन पा रहे हैं जी। देखिए, सरकार कोई भी योजनाएं लाती है वो उसका मकसद होता है कि जो उस चाहे विधवा पेंशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान हो, कि उसके दायरे में जो आते हैं लोग उनको फायदा मिले। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जैसे ही कोई योजना आती है उसके अंदर वो एक संभावनाएं तलाश लेते हैं कि इसमें अपने लोगों को कैसे फायदा होगा। और यही कारण हुआ आज जिस तरह से बरेली में विधवा पेंशन में कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को मृत दिखा दिया। जबकि आप अगर सही अर्थों में देखिए तो अगर सही आप जो चाहे ऑनलाइन व्यवस्था सब सरकार की हो गई है, जिसमें चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, बनवाना इतना आसान नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट कर्मचारी मांगते हैं कि जो सही लोग हैं उनको बनवाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया, और ये इसमें 1-2 लोग नहीं रहे होंगे, ये पूरी एक चेन सिस्टम रही होगी, क्योंकि जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो उसके लिए इस तरह से उसकी जांच होती है। और किन लोगों ने इसमें सहभागिता की, आपस में हुआ क्या, जो महिलाएं थी वो भी इसमें लिप्त थी, उनके खातों में उनको कितना पैसा उनको दिया गया, कितना पैसा बीच के लोगों ने रखा, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सरकार का, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो भाजपा सरकार में अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, इनमें अधिकारियों में भय नहीं रहता है। जब भी आप देखिए भाजपा की सरकार आती है, चाहे पुलिस प्रशासन, सरकार के अधिकारी कर क्या रहे हैं, सरकार के अधिकारी मीडिया पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया सच ना दिखाए, चैनल सच ना दिखाए, अखबार सच ना छापे। अगर वही तैयारी वो इन अधिकारियों पे लगा दें कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे,
तो शायद हमको लगता है जो उनकी एक नीति है, जीरो टॉलरेंस नीति है, वो सफल होगी। लेकिन उस पर ध्यान ना देकर के मीडिया पर उस चीज को थोपा जाता है कि मीडिया सच ना दिखाए, और अगर दिखाएगी तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो अगर अभी जल्द ही एक लेटर जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि जो मीडिया कुछ भी खबर दिखाती है उसके पहले तथ्यों की जांच कर ले, उसकी मॉनिटरिंग होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डीएम के द्वारा मुकदमा। तो ये मीडिया को भी भय में लिया जाता है। जब सच्चाई को, करियों को भय में देने की है कि आप कोई भी, जब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है तब ऑनलाइन व्यवस्था में ये मृत्यु प्रमाण पत्र बगैर जांच पड़ताल के कैसे बन गया, व्यक्ति नहीं पहुंचा तो कैसे बन गया, व्यक्ति जीवित है। तो ये एक, चाहे लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो, ये पूरी जांच प्रक्रिया है। उस जांच में सबसे पहले सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, साथ में उसके रिकवरी करनी चाहिए, तभी सरकार की जो नीति है वो सफल होगी। बिल्कुल, जो जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया जा रहा है, और ये इस तरीके का जो भ्रष्टाचार उजागर होता है, जो निचले स्तर पर तहसीलदार हों या जो अधिकारी हैं जिनके जरिए ये पूरा भ्रष्टाचार चरम पर जा रहा है, समाज में रह रहे हर एक सक्षम व्यक्ति को भी लेकर, उसकी सोच को लेकर भी एक सवाल जहन में आ रहा है कि जो सक्षम है आर्थिक रूप से, और अगर कोई योजना सरकार की तरफ से लाई गई है एक पात्र व्यक्ति के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, जो सक्षम नहीं है, उसका भविष्य में कुछ सुधार हो सके इस लिहाज से, तो फिर एक मानवीय संवेदनाओं को लेकर भी सवाल उठता है कि क्या मानवीय संवेदनाएं अब खत्म हो चुकी हैं समाज में रह रहे हर एक सक्षम व्यक्ति की, और इस तरीके से हर एक योजना का लाभ जो पात्रों को मिलना चाहिए वो अपात्र उठाने की फिराक में लग जाते हैं। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार अपने संवाददाता का रुख बरेली का कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या डेथ सर्टिफिकेट, वहां पर ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसके बावजूद भी कैसे ये संभव हो जाता है आज की डेट में, आसानी से किस तरीके से जो दलाल हैं उनकी संलिप्तता नजर आती है, अधिकारियों की संलिप्तता नजर आती है, जिनके माध्यम से ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस मामले में दलालों का, अब सपा प्रवक्ता ने भी पहले भी कहा था कि दलालों का इस समय जिस तरीके से बोलबाला है यहाँ पे, और जिस तरीके से ये पहला मामला सामने नहीं आ रहा, कई ऐसे ऑनलाइन मामले सामने आते हैं जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद भी गलत तरीके से सर्टिफिकेट इशू कर दी जाती है। और ये मामला तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ा है कि जिस गांव के ये रहने वाले लोग हैं, उस गांव का एड्रेस ना होके उनके कागजों में दूसरे गांव का एड्रेस है, वो दूसरे गांव से ये विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि ये मामला पकड़ में नहीं लगती। ये आप सोच सकते हैं कि इसमें किस तरीके, जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने जैसे कि डीएम साहब ने खुद कहा कि नीचे लेवल के जो फील्ड के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा इसमें जांच की जाती है। जांच करने के बाद उच्च अधिकारियों के पटल पर इस चीज को लाया जाता है, उसके बाद ही इसमें कई संस्तुति लाई जाती है। ये वाकई समझ से परे ये चीज सामने आई है। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी नेता संजीव सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका रुख करेंगे। जो एक चेन सिस्टम ये भ्रष्टाचार का बनता जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की, और सरकार की मंशा पर ये पलीता लगा रहे हैं लोग, इसके लिए भ्रष्टाचार की जो तस्वीर सामने आ रही है, तो हम कैसे, क्योंकि समाधान भी चाहिए, समस्या को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, उसके साथ साथ कैसे इसका समाधान होगा, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसे लगेगा अंकुश? बिल्कुल अंकुश लगेगा। योगी और मोदी की सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा संवेदनशील है। अभी सरकार ने काफी जो लोग, महज उनकी संवेदनशीलता से अंकुश नहीं लगेगा ना? लगेगा। कैसे? जो लोग इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। वो लोग जेल जा रहे हैं, रिश्वत लेते पर पकड़े भी जा रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने वाले कितने लोग जेल के अंदर गए हैं, बताएंगे आप? नहीं, ये घटना जो घटी है, विधवा पेंशन, जो अपात्र हैं, जो इसका लाभ उठा रहे हैं, अब जांच होगी, अब इस मामले की जांच होगी। जी, शीघ्र जांच इसकी होगी, और जांच होने में जो भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सरकार लगातार
भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलिए संजीव जी, आपका वापस से रुख करते हैं दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 7:30 बजे संबोधन भी होगा। वहां पर संबोधित भी करेंगे वहां की आवाम को। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका का दौरा। वापस से अपने प्रोग्राम का रुख करते हैं जनहित का। संजीव सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं। बात अधूरी रह गई थी संजीव जी आपकी, समस्या का समाधान भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, समस्या का समाधान होगा। अब ये जो रैकेट है, इसमें इन्वॉल्व जो रैकेट है, इसकी जांच होगी और ये रैकेट जब पकड़ा जाएगा और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, दलाल किस्म के लोग भी होंगे, संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे और जब इनके खिलाफ। संजीव जी, इस जवाब से सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है अब तक ये भ्रष्टाचार मिट गया होता। ऐसा प्रोसेस अब नहीं चल रहा होता जिस तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है और यहाँ तक कि बर्थ सर्टिफिकेट भी। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बनवा के कोई अपात्र कैसे किसी योजना का लाभ उठा सकता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस चेन को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये योजना लॉन्च की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, लेकिन वो उन अधिकारियों पर लगाम कैसे लगा पाएंगे, या फिर अधिकारी पूरी तरीके से एकदम आजाद हो चुके हैं कि हम अपनी मनमानी करेंगे? नहीं, अधिकारियों का इलाज जरूर होगा। इसमें जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए उसमें फिर लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और गलत हुआ है। सरकार इसकी तरफ चिंता कर रही है और इसमें कार्रवाई अवश्य हर स्तर पर होगी। और इसमें हमारे जिलाधिकारी भी, उनने भी संज्ञान इसका लिया है, वो भी जांच करा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और कार्रवाई होकर ये जेल जाएंगे, सस्पेंड होंगे, कुछ बर्खास्त होंगे। इसमें तो कहीं ना कहीं देखिए, पकड़ में जब मामला आता है, अभी ये मामला पकड़ में आया है, इसमें कई ऐसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसमें कई लोग इसमें पकड़े जाएंगे। इसमें अभी हमारे बगी साहब बता रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं तहसील पर भी बहुत सारे लोग सलाह देने का काम करते हैं। तहसील पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सलाह देने का काम करते हैं और वो सारी तरकीबें बताते हैं। वो तो हमारे एक दर्शक ने पहले ही क्लियर कर दिया कि तहसील में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चरम पर है वहां पर। और तहसीलदार अब इस पूरे केस की जांच पड़ताल करेंगे तो क्या ही दोषी निकलकर सामने आएंगे और कैसे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे तिवारी जी सभा के जो नेता हैं और वकील साहब भी हैं, अभी बता रहे थे वो बहुत सारी बातें। तो कहीं ना कहीं तहसील पर जो बैठे हुए लोग नहीं है वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारी जो तरकीबें बताने का काम करते हैं ये लोग भी बताते हैं उसके लिए। तो अब इसमें जांच का विषय है, ये जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और योगी जी की जो सरकार है बहुत संवेदनशील सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत आक्रामक कार्रवाई करने का काम को कर रहे हैं। इसमें कर्मचारी जो लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही क्विट भ्रष्टाचार का नारा दिया है, तो मुझे लगता है इस ओर थोड़ा सा गंभीरता बरतनी चाहिए, संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अवनीश तिवारी जी, आपका रुख कर लेते हैं। क्या उम्मीद नजर आ रही है कि वाकई अब इस पर लगाम लगेगी भ्रष्टाचार पर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले समय में जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने का जिक्र किया जा रहा है वो संभव हो सके? टोनी जी, बड़े ही सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा जी, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, कोई नई सरकार तो है नहीं। लंबा समय मिला सुशासन करने के लिए, जीरो टॉलरेंस की बात करी और ये जो जांच हुई है किसी अधिकारी कर्मचारी ने शिकायत नहीं करी है इसकी तो गांव के प्रधान ने शिकायत करी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी तहसील औला में 322 गांव हैं, बहुत छोटा सा गांव है जिसकी संख्या 2000 के करीब होगी। मेरे तहसील औला में 10 और 11,000 वाली संख्या के भी गांव हैं। आप जांच तो होनी दीजिए, पता लगेगा कि हजारों की तादाद में अपात्र पाए जाते होंगे। ये भ्रष्टाचार एक दिन का नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। और मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि तहसील पे बैठे हुए लोग, तो तहसील पे बैठे हुए
अधिवक्ता इसकी राय नहीं देते हैं, वो कानून भी जानते हैं, उसकी सजा भी जानते हैं कि क्या सजा होती है। लेकिन जो दलाल जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, सत्ता दल से जुड़े हुए थे, क्योंकि तहसील का एक कर्मचारी भी किसी सामान्य व्यक्ति की बात वहां पर नहीं सुनता है, उसी सत्ता पक्ष के आदमी के दबाव में काम करते हैं। और एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है, मैं कहता हूं कि अभी भी मैं ना प्रधानमंत्री के लिए कोई उंगली उठाता हूं ना मुख्यमंत्री के लिए। कोई भी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अच्छी योजनाएं लाता है जन कल्याण के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए ईश्वर से भी डरना चाहिए। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कोई कचरा भी यहाँ उभरता है तो समुद्र के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और जमी की कोई भी हो वकालत फिर नहीं चलती, जब कोई फैसला आसमां से उतरता है। तो जनता की जो हाय है वो बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे अपने आप को स्वच्छ साबित करने के लिए, आप एक दूसरे पर अरे हम लोग जनता के लिए बने हैं। दूसरे एक प्रश्न महिलाओं पर भी आता है। मैं बहुत सम्मान के साथ, हम उस देश में रहते हैं जहां पर महिलाएं अपने पति के लिए परमेश्वर मानती हैं, और वो महिलाएं अपने पति को, क्या उनके संज्ञान में नहीं होगा कि उनके पति को मृत दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है? मानवीय दृष्टिकोण से भी मैं उन महिलाओं और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने थोड़े से लाभ के लिए इस मानवीय दृष्टिकोण को भी जिंदा रखें। आप पति को मृत घोषित दिखा रहे हैं, कितना लाभ मिल जाएगा, और उन दलालों के लिए कितना लाभ मिल जाएगा? क्या उन महिलाओं के लिए पूरा लाभ नहीं मिलता होगा? मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, जो बीच के जो दलाल बैठे हैं वो उसमें हिस्सा लेते होंगे, वो अधिकारी और जो कर्मचारी। हम शिकायत किससे करें? सचिव की शिकायत बीडीओ से, बीडीओ की शिकायत एडीओ से, एसडीएम से, तहसीलदार से, लेकिन यहाँ तो सभी के सभी लिखते हैं। हम शिकायत किससे करें? आम जनता परेशान है और सोचने पर मैडम मजबूर है सोनी जी कि हम शिकायत आखिर करें किससे? आप ही हाकिम, आप ही मुंसिफ, आप ही मुजरिम, फिर अपने दिल का फैसला किसके पास ले जाएं आप? ये बहुत सोचने का विषय है। तो मैं अपने जो सम्मानित मेरे साथी हैं बड़े भाई संजीव सक्सेना जी, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, बड़े भाई कब तक आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे एक दूसरे पर? आप स्वीकार करो अपनी नाकामी, आप स्वीकार करो कि सुशासन नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आपको सुधार करने की जरूरत है। आप स्वीकार करिए, सुधार करिए। कहीं ना कहीं जनता हो सकता है कि आने वाले समय में आपको माफ कर दे, लेकिन इस व्यापक भ्रष्टाचार पूरा त्राह मचा, आप इसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक योजना है। अभी आप प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। औला में ही हमारे संजीव भाई चेयरमैन थे, अभी चुनाव हारे हैं, अभी उनकी भी जांच होगी। आप देखेंगे कि क्या घोटाले सामने आते हैं। इसी चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि कितने घोटाले होते हैं। जिनके 4-4 मकान है वो पात्र बेचारे, जो पात्र हैं जिन पे झोपड़ी भी नहीं है, उनके पास मकान नहीं है, जिनके पास 4 मकान है वो मकान का लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर इस देश के नागरिक हैं तो हमारी भी तो ये जिम्मेदारी है, सारे अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, मॉनिटरिंग करना तो बनता है। अगर एक योजना को लॉन्च किया गया है उसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई अपने अधिकारी जो निचले स्तर के हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके तहत ये काम होते हैं, उससे एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि क्या वाकई उन पात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हालांकि हमारे साथ जो संजीव जी हैं, जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता, वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, कमी है, गलती हुई है, इस बात को मान भी रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर कार्रवाई बहुत पहले की गई होती तो मुझे लगता है आज ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। आलोक जी, ये जो पूरा एक चेन सिस्टम बन गया है, निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं सारे के सारे मिलजुल कर इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर हालांकि आप ने देखा होगा जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, अब सत्ता में बीजेपी है, तो कई तरीके के सवाल उठाए जाते रहे हैं और उस दौरान के कार्यकाल में भी, चाहे प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे कार्यशैली को लेकर हो, आज भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आज भी है और भ्रष्टाचार तब भी था। बदलाव कितना हुआ? देखिए, ये कहा जाए कि पिछले जब दूसरी सरकार थी तो भ्रष्टाचार नहीं था, तो ये गलत होगा, ये बेईमानी होगा। सरकार जब जिसकी भी रही हो, भ्रष्टाचार, चूंकि अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं वो उनके मन में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो वो उनके सरकार से
सपा की हो, भाजपा की हो, बसपा की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उससे उनके दामों में जरूर फर्क पड़ता है कि अगर सरकार थोड़ा सख्त है तो उनके जो लेन देन का सिस्टम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन भ्रष्टाचारी अपने मकसद पे ही लगा रहता है। लेकिन देखिए यूपी में इस समय जो क्या हो रहा है, जो जैसे मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब शिकायतें करते हैं, मतलब ये तो आपने जो बरेली की घटना है ये तो बहुत छोटी घटना है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लोग शिकायत करते हैं और उस शिकायत का निस्तारण ना करके अधिकारी उस पर झूठी रिपोर्ट लगा देता है कि उस समस्या का निस्तारण कर दिया गया। तो ये सोचिए किस लेवल तक मुख्यमंत्री के लेवल तक लोगों को मतलब बरगलाया जाता है। तो ये जो अधिकारी हैं इन पे अंकुश कैसे लगेगा, क्योंकि अब जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा पे काम चल रहा है, ठेके पर कर्मचारी रखे गए हैं, 12,000 की तनख्वाह तय होती है, ठेकेदार देता 8,000 है, तो वो उसके 8,000 में जो 12,000 में 4,000 कम होता है, वो इसी तरह की व्यवस्थाओं से अपने कमाने की व्यवस्था करता है। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में बाहर के लोग आ गए हैं, उनका सरकारी कर्मचारी है नहीं, विभागों में लगे हुए फाइल लेके इधर से उधर घूमते हैं, उसमें वो संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए जब तक सरकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था में किसी का भी मृत्यु प्रमाण पत्र इतनी आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि मैं स्वयं इसका गवाह हूं। मैंने घर में एक घटना हुई, उसके लिए मैंने प्रमाण पत्र बनवाया, बाकायदा घर तक जांच करने आए और इतनी बड़ी संख्या में ना उसका एड्रेस देखा, ना उनका पति देखा और उन्होंने प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो ये कोई छोटी घटना नहीं, ये पूरा एक चेन सिस्टम है जिसमें सबको लाभान्वित होना था। तो और सरकार की योजना थी जिनको लाभान्वित करवा, लेकिन जो बिचौलिए थे वो स्वयं को लाभान्वित कर रहे हैं। तो सरकार को इस पे एक्शन लेना होगा और थोड़ा मीडिया को इसमें खुली छूट देनी चाहिए सरकार को कि आप इस तरह की बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि आप मीडिया हैं, आप जनता के और सरकार के बीच के कड़ी के बिल्कुल सरकार उस पे अंकुश लगाने की बजाय मीडिया पे अंकुश लगाने का काम कर रहा है। और ये सब भी अधिकारियों की देन है। ये अधिकारी क्या राय देते हैं, तो ये अधिकारी अगर सही हो जाएंगे और ये सही तभी होंगे जब सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री इन पे लगाम लगाएंगे। अन्यथा इसी तरह के घोटाले, इसी तरह की योजनाएं आती रहेंगी और घोटाले होते रहेंगे और जांच होगी। और जांच के बाद कितने दिनों बाद जांच होगी, कितने बाद उसका परिणाम निकलेगा, कितने जेल जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें लंबा वक्त भी लगने वाला है। एक दर्शक नीतू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका नीतू जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं। देखिए मैम, 9 साल से मोदी जी और 6 साल से योगी जी दोनों संवेदनशील हैं, तब भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन केवल उसकी तरीका बदल गया है बस। देखिए मैम, लोगों के बीच जाइए तो पता चलता है जो शौचालय के 12,000 आते हैं उसमें से जो दिलवाता है उसको 2,000 चाहिए अकाउंट में आने के बाद। 2.5 लाख रुपए आते हैं तो उसमें से 30-40 हजार रुपए चाहिए। ठीक है, किसी भी आप इस योजना को ले लीजिए, उसमें से जो बीच में दिलवा रहा है उसको इतना चाहिए। बिल्कुल, उसका कमीशन उसको चाहिए। हाँ, पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ने से नहीं होगा मैम, और ये खाली कह देने से संवेदनशील है, इससे भी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, कुछ करना होगा और सख्ती बरतनी होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय है जो योजनाओं से पीड़ित हैं और किस तरीके से बिचौलिए फायदा उठाते हैं, कमीशन लेते हैं और ये एक चेन सिस्टम बना हुआ है। संजीव सक्सेना जी, दर्शक का ये आपने जो सवाल उठाया, दर्शक ने, नीतू जी लखनऊ से जुड़ी हुई थी, उन्होंने जो सवाल उठाया, संवेदनशील होने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर कुछ सख्ती दिखानी होगी, बरतनी होगी और इसको लेकर गंभीरता और संवेदनशीलता, यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि संवेदनशीलता बरतनी होगी तो मुझे लगता है शायद अंकुश लग सके। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और पहले की अपेक्षा अगर आप देखती होंगी, पहले अपराध होते थे, आज अपराध करने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई अपराधी अपराध कर रहा है, तरीका बदल गया। हमारे दर्शक ने ये कहा कि तरीका बदल गया, भ्रष्टाचार तब भी था, अब भी है और आज भी है, तरीका बदल गया। बहुत अंकुश लगा है भ्रष्टाचार पर, लेकिन कुछ कमियां अभी बाकी हैं, उन पर भी सरकार पूरी तरीके से विचार कर रही है। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त हो रही है, सारी सरकार इसमें लगी हुई है, लेकिन कई सुधार करने में थोड़ा समय तो लगता ही है और योगी जी इसी बात पर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। संजीव जी, कितना और समय लगेगा? 6 साल, केंद्र के 9 साल,
कितना और वक्त लगेगा? आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। योगी जी ने मोदी जी ने बहुत सारी जो समस्याएं थी उनके लिए हल्के हल्के उन्होंने निस्तारण करने का काम किया है। इसी सरकार को कम से कम 10 साल चाहिए। तो अब हमारी सरकार जो है योगी जी के लिए लगभग 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और योगी जी ने काफी समस्याओं का हल करने का काम किया है। अपराध, समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध चरम सीमा पर हुआ करते थे, लोगों को अपहरण कर लिया आज भी सवाल उठ रहे हैं संजीव जी, आज भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल, बेरोजगारी को लेकर सवाल। बेरोजगारी भी लगातार दूर हो रही है, महिलाओं के लिए लगातार सम्मान। कागजी आंकड़ों से परे अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। देखिए जो सरकार होती है ना उसके खिलाफ जो विपक्षी लोग होते हैं वो अपनी बात कहते जरूर हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और सरकार लगातार कानून व्यवस्था की तरफ सरकार की पैनी नजर है। सरकार की पैनी नजर है, फिर भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है चरम पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, आपने जो कार्यक्रम उठाया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जनता के हित के लिए है। जो ऐसी योजनाएं जो सरकार दे रही है इसमें लोग फर्जी दस्तावेज लगा के सरकार के फायदे का उठाते हैं। इसमें तो सरकार को पैनी नजर पे ही निगरानी रखनी चाहिए। कौन कैसे दस्तावेज हैं, किस अधिकारी ने पैसा लेके उनका काम किया है, कहीं न कहीं से कोई गड़बड़ेशन है, इसलिए उनके सामने ऐसा काम कराया, उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से संजीव जी को आपने सुना, उन्होंने बार बार, हालांकि वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले से भ्रष्टाचार कम हुआ है, पहले से हालात सुधरे हैं। अब किस दिशा में सुधरे हैं, किस क्षेत्र में सुधरे हैं, ये समझ में नहीं आता, लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल उठा रही हैं कि और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा भी दिया और इस नारे का जिक्र भी किया, क्विट भ्रष्टाचार। मैडम, ये तो मेरे बड़े भाई संजीव सक्सेना जी बता सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि महिलाओं का बड़ा सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा बढ़ी है। अभी मणिपुर की घटना शायद उनके संज्ञान में शायद है नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान के जनमानस के स्मृति पटल पर वो घटना है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसकी ईश्वर ना करे कभी पुनरावृत्ति हो। महिला पहलवान धरना दे रही हैं, लेकिन सांसद जी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करी है आपकी सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े भाई से, कहां पर है सुशासन? कहां है आपका सुशासन? कहां जीरो टॉलरेंस की नीति? अब आप कहते हैं कि बहुत कार्रवाई हो रही है। अभी आपने कहा कि और चाहिए 10 साल तक, कितना लंबा समय चाहिए? अगर आपकी मंशा अच्छी है, आपकी नीति अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, तो 6 साल बहुत है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, 9 साल बहुत है केंद्र सरकार के लिए। क्या ये ऐसी घटनाएं जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो शर्मनाक घटनाएं अत्याचार हुआ, मणिपुर की जो घटना हुई, इसे सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम महसूस करते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं और कभी कभी अपने को कोसते हैं कि हम क्यों इस ऐसे देश में पैदा हो गए जहां पर हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उनके सम्मान को बचा नहीं सकते। तो इस देश में रहने का भी हमें अधिकार है। ये हम मानवीय दृष्टिकोण से कह रहा हूं, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम कितना समय और चाहिए, कितना समय चाहिए? चलिए, कितना समय और चाहिए संजीव जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। या आने वाला समय भी कम पड़ जाएगा मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? नहीं, सरकार लगातार अपना काम कर रही है और ये पहली सरकार है जो इस तरीके से काम कर रही है। अन्य सरकारों में तो कोई सुनने वाला नहीं था। चलिए, हम जमीनी हकीकत थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे